पढ़ते हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हमने जेंगो का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। क्या है जेंगो, क्यों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। वैसे तो जेंगो स्पेशली बैकएंड के लिए यूज होता है, बट एक कंप्लीट एप्लीकेशन हम लोग उसमें बना सकते हैं, मतलब कि उसमें व्यू वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो ही नहीं है कि हमें हर बार रिएक्ट में जाना पड़े। रिएक्ट के साथ जेंगो हम लोग इसलिए यूज करेंगे अगर हमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है। उस केस में रिएक्ट में आपका फ्रंट एंड बनेगा और जेंगो में आपका बैक एंड बनेगा। या फिर अगर आप चाहते हो तो जेंगो को आप कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें रिएक्ट की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके कराऊंगा। पहले हम लोग वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीटली मल्टी पेज वेबसाइट, जिसमें हमें रिएक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कराऊंगा, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, ठीक है। कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। और एक मैं आपको कराऊंगा आगे चल के रेस्ट एपीआईज। अगर आप फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाना चाहते हो तो फिर उस केस में आपको जेंगो में रेस्ट एपीआईज बनानी होती। ये दोनों चीजें मैं आपको कराऊंगा। एपीआई को आप सिंपली बोले तो बैकएंड का कोड होता है जो इंटरेक्ट होता है आपका डेटाबेस से। उसे सिंपली बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक होता है रेस्ट एपीआई। एपीआई और रेस्ट एपीआई में डिफरेंस होता है। आपका सिंपली बैकएंड का कोड होता है एपीआई, और रेस्ट एपीआई बैकएंड का वो कोड होता है जिसकी हेल्प से कोई और वेबसाइट आपसे डेटा ले सकती है या दे सकती है, मतलब ट्रांसफर कर सकती है। वो रेस्ट एपीआई क्या है बताऊंगा आगे, एपीआई क्या है सब चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सबसे पहले हमें करना है जेंगो का इंस्टॉलेशन, ठीक है भाई। और क्योंकि पाइथन तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सारे बच्चे आदित्य सर के या क्या नाम है कृष्णा सर के स्टूडेंट्स होंगे, है ना। विशाल सर के भी हैं। विशाल सर के तो कौन कौन पढ़ के आए हो? ओके, चलो कोई नहीं। तो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में वो क्या कहते हैं एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा, सबने किया है, बढ़िया। नहीं करना चाहिए था, बट कर लिया है, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जो जेंगो होता है, जेंगो जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में अगर मल्टीपल पाइथन के वर्जन होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। एनाकोंडा जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास अलग से पाइथन इंस्टॉल हो जाता है। एक पाइथन तो आपके पास वैसे है जो आपने डायरेक्टली डाउनलोड किया है, एक आपके पास एनाकोंडा से आ गया, तो आपके कंप्यूटर में मल्टीपल पाइथन वर्जन हो जाते हैं। इस वजह से जेंगो सही से इंस्टॉल नहीं होता है। इनफैक्ट आपको जेंगो में कोड करने के लिए आपका वीएस कोड इनफ है। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए तो एक पाइचार्म डाउनलोड कर सकते हो। एनाकोंडा, जुपाइटर नोटबुक नोटबुक इनकी कोई जरूरत आपको नहीं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, बट अगर आप नहीं हटाना चाहते, रखना चाहते हो एनाकोंडा वगैरह को, तो रख सकते हो। उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि जेंगो के केस में क्या करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसा कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एनाकोंडा कभी इंस्टॉल नहीं किया है? आपके कंप्यूटर में आराम से इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जिन लोगों का इंस्टॉलेशन है उन लोगों को बस एक दो स्टेप फॉलो करनी हो तो उनका भी जाएगा, टेंशन ना लो। बट थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पहले मैं बता देता हूँ सिंपली, जिन लोगों के कंप्यूटर में कभी भी एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपके कंप्यूटर में पाइथन होना चाहिए, ठीक है भाई। आप यहाँ पे लिखिए सीएमडी, विंडो की प्रेस करके क्या लिखोगे? सीएमडी, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे पीवाई या पाइथन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी 3.11 वर्जन है, आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन ही है। अगर नहीं, क्योंकि भाई पाइथन और जेंगो के बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं, लगभग हर मंथ में कोई ना कोई आ जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही पढ़ाता हूँ। तो अभी 3.11.1 चल रहा है, अभी हमारा कौन सा है? एक मिनट, हमारा 2 कैसे है? अच्छा, 3.11.4 आ चुका है। देखो ये जो डॉट के बाद 11 के बाद है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 11 के बाद 12 अगर आ गया तो फिर मैं लेटेस्ट डालूंगा, क्योंकि यहाँ से ये सिर्फ बग फिक्स है और कुछ नहीं है। मतलब हमारा लेटेस्ट वर्जन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और जेंगो का इंस्टॉलेशन कैसे करना है? आप यहाँ पे पिप चेक करो, पिप है या नहीं है।
अगर इस तरह से आपको ऑप्शंस नजर आए तो मतलब आपका पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है। अगर आपके पिप लिख के एंटर करने पे आए पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब है कि आपने पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। सबसे पहली स्टेप तो यही चेक कर लेना। अगर आप पी वाई लिख के एंटर करो, ठीक है, पाइथन वर्जन आपको मिल जाएगा। देन आप पिप लिख के एंटर करो, अगर लिखा है पिप इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब पाइथन आपका सही से इंस्टॉल नहीं है। तो उस केस में आपको पाइथन को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है। प्रॉपर मतलब जब फर्स्ट विंडो आती है पाइथन की तो आपने देखा होगा नीचे एक बॉक्स बना होता है, चेक बॉक्स, उसमें लिखा होता है ऐड पाइथन टू पाथ समथिंग, है ना, उसको टिक जरूर कर लेना। अच्छा, अब बात आती है कि पिप अगर आपका है तो क्या करेंगे। पिप वैसे पढ़ाया तो होगा सर ने, क्या होता है पिप? लाइब्रेरी नहीं होता है, लाइब्रेरी मैनेजर होता है। ये मतलब आपका CLI टूल है पिप। लिखना चाहो तो 2 लाइन लिख लो इसके बारे में। पिप की फुल फॉर्म क्या होते हैं? पाइथन इंस्टॉलर इंस्टॉल पैकेजेस, पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। लिखिए इट इज a CLI tool it is a CLI tool। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है CLI? एनी आइडिया? आपको जो सामने दिख रहा है CLI ही है। मतलब आप पूरे कंप्यूटर को कमांड लाइन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। पहले डोस चलता था, सुना है डोस? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में GUI वाले आए, विंडोज आया, मैकबुक आया, बहुत सारे, लिनक्स आया। लेकिन पहले क्या चलता था? डोस चलता था, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्रॉपर CLI मतलब CLI मोड में था। मतलब आपको कमांड्स टाइप करनी होती थी हर चीज के लिए, ठीक है। तो ये एक CLI टूल है। लिखे आगे, पिप इज अ CLI टूल या कमांड लाइन इंटरफेस टूल which helps us to install, uninstall, install, uninstall और अपडेट पाइथन एक्सटर्नल पैकेजेस। पाइथन एक्सटर्नल पैकेजेस मतलब वो पैकेज जो पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते हैं। जैसे जैंगो एक एक्सटर्नल पैकेज है, अलग से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल जैंगो। मेरे पास लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मेक श्योर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बहुत से बच्चे फोटो खींच के भेजते हैं, सर नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ उनका इंटरनेट कनेक्टेड ही नहीं है। तो मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये 20-25 MB की फाइल डाउनलोड करता है, ठीक है। ज्यादा नहीं है भाई, 20-25 ही बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, है हाँ, वर्जन भी लिख सकते हो। देखो अगर आप ऐसे टाइप एंटर करोगे तो ये लेटेस्ट वर्जन लेके आएगा। अगर जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो कंपनी के पास ना कई बार आता है पुराने प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि भाई उन प्रोजेक्ट्स पे कुछ अपडेट करना है, उनको अपग्रेड करना है। तो उस केस में आपको किसी स्पेसिफिक वर्जन की जरूरत पड़ती है, तो आप इक्वल वर्जन का नाम लिख सकते हो, लाइक 3.4 4.2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। मतलब वर्जन का जो भी नंबर होगा, इससे आपका स्पेसिफिक नंबर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा जेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? अभी जो मैंने इंस्टॉलेशन किया है वो मेरे मेन एनवायरनमेंट में है, पूरे कंप्यूटर में है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा फोल्डर बनाना चाहते हो जो हमारे मेन कंप्यूटर से अलग रहे, उसमें फिर मैं कुछ भी इंस्टॉल कर दूं, वो एक वर्चुअल डिवाइस की तरह ही हो जाएगा। मतलब वर्चुअल ड्राइव की तरह, सॉरी नॉट डिवाइस, ड्राइव की तरह बन जाएगा।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो और जितने चाहे उतने एनवायरनमेंट बना सकते हो। अब आप जितने चाहे उतने एनवायरनमेंट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैंगो भी जितने चाहे उतने इंस्टॉल कर लो। समझ में आया? अलग अलग वर्जन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे करना है बताऊंगा आगे। वैभव क्या बोले, जैंगो इज नॉट अवेलेबल फॉर डेबियन। बेटा फोटो खींच के भेज मुझे। समझ में आ गया भाई? अब बात आती है जिन लोगों का, जैसे इतना किया, इतना सबका चल जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे जैंगो एडमिन। अच्छा एक चीज और भाई, बहुत सारे बच्चे इसको डी जैंगो बोलते हैं, डी जैंगो नहीं है, जैंगो है। ठीक है, डी साइलेंट है इसमें। डी जैंगो मत बोलिएगा, जैंगो बोलिएगा। जैंगो एडमिन लिख के एंटर कर दो, अगर ये कमांड्स नजर आए इसका मतलब है सही सही से सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हुआ है। और जिन लोगों का सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुआ होगा वहां पे लिखा आएगा जैंगो एडमिन इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने कभी भी अपने कंप्यूटर में एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया। अब जिन लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, सबसे पहले उन्हें एक स्टेप फॉलो करनी है। अपने कंप्यूटर में दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। विंडो 11 में कहीं अलग से आ सकता है, ये शायद मोर करने पे आता है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइएगा, एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाइएगा, यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा। स्टेप लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको जाना है दिस पीसी पे, ठीक है, जहां पे ड्राइव दिखती हैं। यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे पाथ। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग में तो ये रहेगा ही, आप देख लेना अच्छे से एक बार, रिकॉर्डिंग हो भी रही है नहीं। वो जूम का वो कहाँ भाग गया? अच्छा हो रही है, ठीक है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पाथ पे क्लिक करना है, एडिट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना कि आपने अगर एनाकोंडा इंस्टॉल किया और पाइथन इंस्टॉल किया है तो ना आपको दोनों दिख जाएंगे। आपको क्या करना है कि जो एनाकोंडा वाला है उसको नीचे कर देना और जो नॉर्मल पाइथन है उसको ऊपर कर देना। कैसे करोगे, जैसे मान लो ये चीज आपको ऊपर करनी है तो आप यहाँ पे मूव अप पे जा सकते हो। समझ में आया? एनाकोंडा वाला आपको नीचे रखना है और मेन पाइथन जो है वो उसको आपको ऊपर करना है। मेन पाइथन आपको कुछ ऐसे दिखेगा, मैंने टॉप पे रखा हुआ है वैसे ऐसे। समझ में आ गया? इतना करने के बाद वही कमांड चला देना, पिप इंस्टॉल जेंगो। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी 80% स्टूडेंट्स की। 20% स्टूडेंट की अब भी दिक्कत आएगी। हो गया? चलो बढ़िया। जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भाई फिर मैं बताऊंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर मतलब किसी भी तरीके से आपका इस तरह से भी इंस्टॉलेशन ना हो तो आप सिंपली क्या करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेना। वो कैसे बनाओगे बेटा, बात नहीं। जैसे ये ड्राइव मैं फिलहाल इसमें बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। क्या हो गया, हैंग कैसे हो गया? जैसे एक फोल्डर बनाया मैंने, किस नाम से, नितिन के नाम से। यहाँ पे जाके लिखो पाइथन -m VENV, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम मान लो मैं नितिन ही लिख दूं। नितिन ने यार, फोल्डर बन जाएगा नितिन नाम का। क्या करूं, माई ENV लिख देता हूँ। ठीक है, एंटर कीजिएगा, कमांड लिख लो ये। इंटरनेट में बहुत सारे तरीके दे रखे होंगे, बट ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, पाइथन -m VNV MyENV। कोई लिनक्स यूज करता है यहाँ पे? लिनक्स? सब विंडोज वाले ही हो? क्योंकि लिनक्स में यहाँ पे पाइथन 3 लिखना है। ठीक है, अगर कोई लिनक्स या मैकबुक यूज कर रहा है तो उसे पाइथन की जगह पाइथन 3 लिखना है। उसका रीजन ये है कि उसमें मैकबुक में और लिनक्स में पाइथन प्री इंस्टॉल्ड आता है, और दोनों वर्जन होते हैं, पाइथन 2 भी होता है, पाइथन 3 भी होता है। इसलिए पाइथन 3 आपको लिखना है। समझ में आया भाई? ये कमांड चलाने के बाद आप देखोगे तो आपको माई ENV नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इंक्लूड एक LIB स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के अंदर एक फाइल मिलेगी आपको, activate.bat नाम की फाइल।
ये वाली सेकंड वाली, एक्टिवेट डॉट BAT। ये जो पहले कमांड बनी है ये लिनक्स के लिए है, मैकबुक लिनक्स के लिए है, दूसरी वाली विंडोज के लिए है। चलो वापस आओ, और अब आपको ये एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप लिखोगे कि भाई माई env, इसके अंदर है, अरे सॉरी, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, एक्टिवेट डॉट बैट। बस ये कमांड आप चला देना, आपके एनवायरनमेंट का नाम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट डॉट बैट। अब यहाँ पे देखो माई env आपका चल चुका है, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है ना आपका माई env, ये आपके बाकी कंप्यूटर से अलग हो गया है। नहीं भाई, ये कंप्यूटर से अलग हो चुका है। अब आप इसमें कुछ भी इंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करो, बाकी कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये लास्ट हथियार है तुम्हारा, अगर इंस्टॉलेशन ना हो प्रॉपर तो ये कर लेना। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे वापस कमांड चलाओ, पिप इंस्टॉल जेंगो। ये देखो डाउनलोड हो रहा है ना, जो कि पहले क्या आया था, सेटिस्फाइड आया था, लेकिन अभी यहाँ पे दोबारा इंस्टॉलेशन हुआ है इसका। मैंने 20 MB ज्यादा बोली थी, 8-10 MB, 8 MB का, ये ज्यादा नहीं है, कम का ही है। नहीं ऊपर है ना 8 MB, वो तो व्हील फाइल होती है, कुछ वैसे डाउनलोड हो जाती है। सिंपल भाई, ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है जेंगो। अब इसके आगे की कमांड जो है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो चाहे कैसे भी। ध्यान रखना जब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काम करोगे इसको एक्टिवेट जरूर कर लेना, और जिन लोगों ने नॉर्मली किया है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है भाई। तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो जेंगो हाइफन एडमिन कमांड लिखनी है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। ध्यान रखना स्टार्ट प्रोजेक्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं ये। स्पेस मतलब क्या लिखते हैं, स्टार्ट स्पेस प्रोजेक्ट, एक साथ लिखना है, एक ही कमांड है। एंड आपके प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिखा फर्स्ट। ये कमांड चलाने के बाद आपको देखोगे तो एक फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, इसे लिख लो भाई ये कमांड। डन बेटा। अब आपको ये प्रोजेक्ट रन करना है तो इसके लिए पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, CD फर्स्ट। अगर आप डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर से ओपन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना CD फर्स्ट, तो इसके अंदर जाना है। देन आपको लिखना है पाइथन या PY। कुछ लोगों का PY से चल जाएगा, कुछ लोगों का पाइथन लिखना पड़ता है, विंडो के वर्जन पे डिपेंडेंट होता है। होम वर्जन पे शायद PY काम नहीं करता, पाइथन लिखना पड़ता है, और प्रो वर्जन पे PY लिख से चल जाता है, वो देख लेना। PY या पाइथन, अगर PY से चल जाए तो बेटर है, वरना पाइथन लिख देना। manage.py एंड रन सर्वर। अब ये फाइल कहाँ से आई बताऊंगा, अभी पहले से रन कर लेते हैं। ये हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट, सॉरी जैंगो का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट रन हुआ है http:127.0.0.1, ये आपका लोकल होस्ट की IP है, और ये पोर्ट नंबर है। एक सिंगल IP में 65,535 पोर्ट नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 65535, 65,535। उनमें से आपको वेबसाइट किसी ऐसे पोर्ट पर रन करनी है जो फ्री हो। अगर पोर्ट बिजी होगा तो रन नहीं होगा। समझ में आया? तो 8,000 जो है जनरली फ्री होता है, टेस्टिंग के लिए होता है। जब आप वेबसाइट को लाइव कर दोगे तब अलग बात है, लेकिन जब तक आप टेस्टिंग मोड में हो तब तक आपको 8,000 पे रन कर लेना है। अगर 8,000 बिजी आए तो 8,001 पे कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कमांड रन करोगे हो जाएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करना चाहते हो प्रोजेक्ट को, तो आपको कमांड क्या लिखनी है, एक बार नोट कर लेना, कमांड लिखा नहीं है ना अभी आपने, लिख लो एक बार ये।
डन। अगर किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे चलाना है लाइक 8080 पे, तो आप लिख दो आगे कि कौन से पोर्ट पे चलना है। सिंपल है भाई। अब ये 8080 पोर्ट पे है, पोर्ट नंबर आपकी चॉइस है, कोई भी लगा सकते हो। सिंपल भाई, यहां तक समझ में आ गया। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम सिर्फ यहां तक करना था। अब मान लो मैं इसे बंद कर दूं, 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करोगे सर्वर बंद हो जाएगा। 2 बार कंट्रोल सी सर्वर बंद करने के लिए। अब मैं ये बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में आप आओगे, यहाँ पे CMD ओपन करना, कमांड लिखना python manage.py। एक सेकेंड, अब मैं फर्स्ट के अंदर फर्स्ट में आ गया क्या? अरे यार ज्यादा अंदर आ गया, एक फोल्डर पीछे जाओ, यहाँ पे python manage.py एंड रन सर्वर। अभी देखो प्रोजेक्ट रन हो गया आपका। मतलब अब हमें यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम में। सिंपल बेटा, इतना कर लेना। अब मैं फोल्डर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ फोल्डर। समझ में आ गया ना कैसे करना है? अरे हाँ ना तो बोल दो। तुम तो हैंग हो गए, पता नहीं क्या बता दिया मैंने। ठीक है भाई, अभी सारी स्टेप्स फिर से रिपीट करूंगा। ये तो समझ में आ गया ना एक्टिवेट कैसे करना है एनवायरनमेंट वगैरह। 2 कमांड है, बस 2 कमांड चलानी है। उसके बाद मैं दोबारा से प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तब काम करेंगे। और प्रोजेक्ट के अंदर है क्या, रन होके क्या आएगा, कहाँ पे हमें चेंजेस करना है, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे अभी। ये थोड़ा टाइम लेगा डिलीट होने में, 60 MB के आसपास की फाइल होती है ये। चलो हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में जो मैं जैंगो के लिए बना के रखता हूँ। जैंगो, काफी सारे बैच बने हुए हैं इसमें, एक बैच क्रिएट करते हैं। वीक डेज बैच कितने बजे? 10 बजे ना, 10:30 बजे। क्या चल रहा है अभी? जून, जुलाई सब स्टार्ट होने वाला है, तो जुलाई ही लिख देता हूँ, 23। ठीक है भाई। आपको यहाँ पे लिखना है CMD, ताकि इसी लोकेशन पे CMD ओपन हो जाए। देन वही सारी स्टेप्स, जेंगो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद क्या करोगे? जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, ये रहा भाई। अब इस प्रोजेक्ट को बस इतना करना है। उसके बाद इसे ओपन करना है, तो CD फर्स्ट, और इसे VS कोड में ओपन करना है, तो यहाँ पे कोड डॉट कमांड लिख देना, कोड स्पेस डॉट। ये ऑटोमेटिकली VS कोड में ओपन हो जाएगा। लिख लो ये कमांड, कोड स्पेस डॉट। ठीक है भाई। कोड स्पेस डॉट। ठीक है बेटा। अब मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है इसे, सब कुछ यहीं पे मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल भी CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। रन करने के लिए पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। ये इस पोर्ट नंबर पे रन हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा इस पे तो ये ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको जेंगो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट नजर आएगा। समझ में आया भाई? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो, डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, जिसमें जेंगो का के बारे में सब कुछ पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है। बट आपको शायद समझ में ना आए, धीरे धीरे जब आप चीजें पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना भी जरूरी होता है कई बार, क्योंकि नए नए फीचर्स हमें डॉक्यूमेंटेशन से पता चलते हैं। नए वर्जन में क्या नया आया है वो डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है। ठीक है भाई। अब पहले समझते हैं कि ये सब आ कहाँ से रहा है, और इस प्रोजेक्ट में बना क्या क्या। फोल्डर बन गया ना अपना?
तो इस फोल्डर में सबसे बाहर एक फोल्डर मिलेगा आपको जिसमें आपके प्रोजेक्ट की फाइलें हैं। दूसरा एक DB SQLite 3 बनता है जिसमें आपका डेटाबेस स्टोर होता है। तो Django में बाय डिफॉल्ट SQLite 3 होता है। अगर आप इसकी जगह MySQL यूज करना चाहो या MongoDB तो उसका कैसे तरीका होता है वो बता दूंगा। सेटिंग फाइल में चेंज करना होता है थोड़ा सा। एंड manage.py फाइल है। अभी कमांड के थ्रू मैंने कौन सी फाइल रन करी है, यही फाइल रन करी है manage.py। ध्यान रखना इस फाइल के अंदर के कोड को कभी भी चेंज मत करना। इसमें जो लिखा है वो रहने देना, ठीक है। ज्यादा मतलब वो मत करना कि कुछ और मेन की जगह कुछ और लिख दिया, या आपने यहाँ पे Django सेटिंग मॉड्यूल की जगह कुछ और लिख दिया, ये सब मत करना। इस फाइल में जो है वही रहने देना, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग फाइल है। इसमें यहाँ पे मेन फंक्शन बना हुआ है, ये मेन फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ। इसमें ये फाइल क्या करती है, एनवायरनमेंट सेट करती है, OS एनवायरनमेंट सेट डिफॉल्ट Django सेटिंग्स मॉड्यूल फर्स्ट डॉट सेटिंग्स नाम की फाइल। मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाली फाइल क्या कर रही है कि आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग फाइल कौन सी है डिफाइन कर रही है। कौन सी फाइल है, फर्स्ट डॉट सेटिंग्स। मतलब ये जो फर्स्ट नाम का फोल्डर है इसके अंदर सेटिंग्स नाम की फाइल, ये हमारी सेटिंग फाइल है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा लगेगा, पता नहीं क्या है ये, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर इस फाइल में कोई एरर आता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो ये फाइल रन हो जाती है। सेटिंग्स डॉट सॉरी फर्स्ट डॉट सेटिंग फाइल, मतलब इस फाइल के बाद ये तुरंत कहां पे जाएगा, सेटिंग्स फाइल के अंदर। इसमें बेस डायरेक्टरी हमारी कौन कौन सी है, सीक्रेट कीज हमारी कौन सी हैं। वेबसाइट की एक सीक्रेट की होती है, ठीक है, जो इसको एनक्रिप्ट करने में हेल्प करती है। अच्छा, नेक्स्ट है डीबगिंग ट्रू। इसका मतलब है कि अभी हम लोग डेवलपमेंट फेज में हैं। डीबगिंग ट्रू मतलब वी आर इन डेवलपमेंट फेज। जब हम लोग प्रोडक्शन फेज में आएंगे, प्रोडक्शन मतलब अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, तो यहाँ पे ट्रू की जगह क्या करना है, फॉल्स कर देना है। अलाउड होस्ट में आप स्टार लगा देंगे आगे चल के जब होस्ट होगा, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना। इंस्टॉल्ड एप्स, इसमें देखो काफी सारे एप्स पहले से बने हुए हैं। एप्स को आप वेबसाइट का एक पार्ट कह सकते हो जो कुछ फीचर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि Django आपको बिल्ट इन एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है, तो वो उसने यहाँ पे ऐड कर रखा है Django कॉन्ट्रिब एडमिन। एक ही आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है लॉग इन लॉग आउट करने के लिए या सेशन मैनेज करने के लिए, वो सब कुछ पहले से है। सेशंस मैनेज करने के लिए मैसेजेस, सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, सिग्नल्स के थ्रू, स्टैटिक फाइल्स मतलब जो हमारी वेबसाइट की CSS फाइलें होंगी या JS फाइलें होंगी उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फाइल्स। कंटेंट टाइप्स, हम लोग किस तरह का कंटेंट यूज करेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे वो हमें इंस्टॉल करनी है आगे चल के, वो बता दूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है। मिडलवेयर्स क्या होते हैं आगे बताएंगे, इग्नोर कर दो, अभी समझ में नहीं आएगा आपको क्या होता है मिडलवेयर। बस इतना समझ लो मिडलवेयर का काम जो है वो रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में लाई करता है। मतलब यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, अब सर्वर को उसे रिस्पॉन्स देना है, तो उसके बीच में प्रोसेसिंग होती है। ये वैलिडेट करेगा यहाँ पे कि भाई जो यूजर की रिक्वेस्ट है वो वैलिड है नहीं है। तो सिक्योरिटी मिडलवेयर यहाँ पे यूज होता है आपका, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर यूज होता है, सेशन मैनेज कर रहे हैं तो सेशन मिडलवेयर होता है। अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। यहां से एक फाइल मिली हमें फर्स्ट डॉट यूआरएल्स फाइल। मैंने कल Django का आपको आर्किटेक्चर बताया था, उसमें बताया था ना Django सर्वर सबसे पहले कौन सी फाइल कॉल करेगा, यूआरएल फाइल। ये हमारा Django की सेटिंग फाइल है, मतलब ये Django का सर्वर है, और ये कौन सी फाइल कॉल करेगा, यूआरएल फाइल। टेम्पलेट्स मतलब आपकी HTML फाइलें कहाँ पे होंगी उसकी डायरेक्टरी यहाँ पे मेंशन करनी है। हालांकि ये पुराने वर्जन में था, नए वर्जन में कुछ नहीं करना आपको। WSGI फाइल, WSGI का मतलब होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ये जब होस्टिंग करोगे तब काम आएगी फाइल, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। डेटाबेस देखो इंजन कौन सा है, डेटाबेस DB बैकएंड SQLite 3। जब आप MySQL लिखोगे तो उसके इंजन का नाम लिख देना है, बस काम खत्म। यहाँ पे डायरेक्टरी उसकी पास कर देनी है बस। पासवर्ड वैलिडेटर्स इसमें मिलते हैं आपको,
आप मतलब वेबसाइट हमारे प्रोजेक्ट की मेन लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। यूएस टाइम जोन यूटीसी यूज कर रहे हो, हटा के कोलकाता बोला कर सकते हो जो इंडिया का टाइम होता है। ठीक है भाई, स्टैटिक ये सब इग्नोर कर दोगे। तो मतलब अभी इसमें काफी सारा कोड ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप काम करते जाओगे। तो यहाँ से कौन सी फाइल कॉल हुई है? यूआरएल्स फाइल। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी सिर्फ एक पाथ बना हुआ है, दैट इज एडमिन। इसके अलावा कोई पाथ नहीं है, क्रिएट करेंगे हम लोग। WSGI फाइल हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं है, मैंने पहले बोला ये हमारे कब काम आएगी? जब होस्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल एक ASGI होती है, एप्लीकेशन सर्वर गेटवे इंटरफेस, इसको भी इग्नोर कर दो अभी। इनिट फाइल किस लिए होती है? चलो ये मैं तुमसे पूछता हूँ, इनिट फाइल का काम क्या होता है? पाइथन पढ़ा होगा। नहीं मैं बनाया जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बना क्यों रखी है फाइल? कोड नहीं है ना इसके अंदर, बनाई ही क्यों है? कोई भी स्टूडेंट नहीं? बात करने से नहीं थे उसके कारण लोन के कारण मतलब लोन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि इसमें दिक्कत आ रही है नहीं, और वो नहीं चला छोड़ा ना यार, क्या टाइम और काम चल रहा है भाई अपना। हाँ जी। पाइथन में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस पढ़ा है टॉपिक? पढ़ाया तो होगा, ऐसा तो है नहीं, पढ़ा है ना? मॉड्यूल किसे कहते हैं? मल्टीपल फंक्शन करके दिखाया जाता है सिर्फ फंक्शन होते हैं और कुछ नहीं हो सकता? कलेक्शन ऑफ, ये मॉड्यूल होता है? तो पैकेज क्या होता है? मैं भाई तू जो बता रहा है वो पैकेज होता है, मॉड्यूल नहीं होता है वो। हाँ जी। अर्चना नाम है आपका? बताइए अर्चना। जय प्रकाश ने लिखा है इंपोर्ट लाइब्रेरी। रवि मिश्रा, मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड फंक्शंस। हाँ ठीक ठाक है आंसर रवि का। फाइल को पैकेजेस बनाने के लिए, फाइल का फोल्डर को कंस्ट्रक्टर फाइल नहीं भाई, कंस्ट्रक्टर फाइल हाँ मतलब ठीक है, कंस्ट्रक्टर फाइल भी है। तुमसे बढ़िया तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। अब ये नहीं बता देख के बता रहे हैं सही बता रहे हैं। देखो भाई वैभव ने सही बोला है, आपके किसी फोल्डर को अगर एज अ पैकेज आपको ट्रीट करना है तो उस फोल्डर के अंदर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट अंडरस्कोर सॉरी मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल होनी चाहिए, तभी आपका एक फोल्डर पैकेज बनता है। पैकेज क्या है वो उन्होंने सही बोला था, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। एंड मॉड्यूल्स क्या है? any python file which contains some elements like function, classes, list, tuples, dictionaries, etc. कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी भाषा में बोले हैं तो मॉड्यूल क्या है? पाइथन की कोई फाइल है जिसमें कोई भी कंटेंट पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा है, कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, और ऐसे मल्टीपल फाइलें जब हम लोग लेंगे उनको एक फोल्डर में डालेंगे, तो फोल्डर को एक पैकेज की तरह ट्रीट करना है तो उसके अंदर इनिट फाइल होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एक पैकेज बना, पैकेज कब बना? जब उसमें init.py फाइल आई। समझ में आया? ये प्राइमरी कंडीशन होती है पैकेज बनाने की कि उसके अंदर ये फाइल होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। और जब ये फाइल पैकेज बन जाते तो इसमें कैशे फाइलें यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। देखो इनिट और सेटिंग सबकी कैशे इसमें स्टोर हो रखे हैं, इग्नोर करो। तो बात आती है कि इसमें हमें कोड कहाँ पे करना है? तो इस फोल्डर में हमें सिर्फ दो फाइलों पे काम करना है, बाकी हमें किसी भी फाइल को टच नहीं करना है। कौन कौन सी दो फाइलें? सेटिंग्स एंड यूआरएल्स। और इनमें भी बहुत ज्यादा काम हम लोगों को
नहीं करना है, थोड़ा बहुत काम करना है। ठीक है, सेटिंग फाइल में क्या करना होता है, हमें बस अपनी एप्स को इंस्टॉल करना, हमने कोई स्टैटिक फोल्डर बनाया तो उसका पाथ प्रोवाइड करना है, डेटाबेस चेंज किया है तो उस डेटाबेस का नाम और पाथ चेंज करना है, बस ये छोटे मोटे काम। यूआरएल्स में क्या होगा, हम जितने भी वेब पेज बनाएंगे उन पेजेस का यूआरएल यहाँ पे होगा urls.py फाइल में। इसके अलावा बाकी फाइलों को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि फिलहाल ये किसी काम की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो, आपके काम की नहीं है, प्रोजेक्ट के काम की है। आपको कोड नहीं लिखना है इसमें, डिलीट मत कर देना, मैंडेटरी है। समझ में आया? अब बात आती है कि हम कोड कहाँ पे लिखें इसमें। हमें अगर मान लो कोई पेज बनाना है, कॉल करना है, कहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप एक ऐप क्रिएट करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, आपकी मर्जी। ऑनलाइन स्टूडेंट रिज्वाइन करिए, फिर आगे बताते हैं।